नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं इंस्टेंट हार्टिकल्चर का 33rd लेक्चर, यानी कि आज हम 33वां लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्पल क्रॉप के बारे में। ठीक, एप्पल एक टेम्परेट क्रॉप है। ठीक, और ये क्रॉप काफ़ी लंबी है, काफ़ी बड़ी और काफ़ी महत्वपूर्ण क्रॉप है। तो इसीलिए इस क्रॉप को हम दो पार्ट में डिवाइड कर पढ़ेंगे। तो इसमें हम एप्पल की जो क्रॉप पढ़ रहे हैं, इसमें आज हम एप्पल का पहला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक, आने वाले वीडियो में हम एप्पल का दूसरा पार्ट भी पढ़ेंगे। इसमें जो ये पार्ट है आपका, इस पार्ट में हम एप्पल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम वेराइटियों के बारे में, उनको कैसे लर्न किया जाए, कुछ हाइब्रिड वेराइटियाँ हैं, कुछ एग्जोटिक वेराइटीज़ हैं, हर वेराइटी का क्या करेक्टर है और हर वैरायटी को किस तरीके से डेवलप किया गया है या उनकी क्वालिटी क्या है। तो ये सब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट में। लेकिन फर्स्ट पार्ट में हम क्या बात करने वाले हैं वो अभी हम आगे दिखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एप्पल, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने एप्पल देखा ना हो। देखने में एप्पल ऐसा होता है, समझ के बाद ये एक डेसिडुअस प्लांट होता है। ठीक, डेसिडुअस प्लांट का मतलब ऐसा होता है कि ये प्लांट ठंडी के समय में जब विंटर सीजन आता है तो ये अपनी जितनी भी लीफ होती है उसको फॉल कर देता है। ठीक, यानी कि लीफ फॉलिंग इसमें हो जाती है। ठंडी के समय में इसके पेड़ पर पत्तियां नहीं रहती, पत्तियां गिर जाती हैं। ठीक, उसके बाद फिर नई पत्तियां आएंगी। तो इस प्रकार के प्लांट को हम कैसा बोलते हैं? डेसिडुअस प्लांट बोलते हैं। मोस्टली जो टेम्परेट क्रॉप्स होती हैं, टेम्परेट रीजन में ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलें होती हैं, उन क्रॉप में डेसिडुअस क्वालिटी पाई जाती है, यानी कि वो प्लांट डेसिडुअस टाइप के ही होते हैं। तो पहले अब जान लेते हैं कि इसका बोटेनिकल नेम क्या है। एप्पल का जो बोटेनिकल नेम है वो है माइलस डोमेस्टिका। क्या है? माइलस डोमेस्टिका। एप्पल का बोटेनिकल नेम माइलस डोमेस्टिका। ठीक, अब इसकी फैमिली क्या है? इसकी फैमिली है रोजेसी। कौन सी फैमिली है? रोजेसी, वही रोज वाली फैमिली। ठीक, जो रोज जो गुलाब की फैमिली होती है वही फैमिली एप्पल की भी होती है। इसका ओरिजिन क्या है? एशिया माइनर टू वेस्टर्न हिमालय। क्या? एशिया माइनर टू वेस्टर्न हिमालय, जो पश्चिमी हिमालय है वहाँ पर इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। इसका बोटेनिकल नेम क्या है? माइलस डोमेस्टिका। फैमिली क्या है? रोजेसी। वेरी गुड। ओरिजिन प्लेस क्या है इसका? एशिया माइनर टू वेस्टर्न हिमालय। अब आगे बढ़ते हैं। देखो और भी क्या बोल रहा है। लिबर्टी वेराइटी ऑफ एप्पल इज रेजिस्टेंट टू ऑल फंगल डिजीज। एप्पल की एक वेराइटी है जिसका नाम है लिबर्टी, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। तो इसकी जो ये एप्पल की जो वैरायटी है लिबर्टी, ये वैरायटी जितने भी फंगल डिजीज एप्पल में लगने वाली होती है उनके प्रति रेजिस्टेंट है, यानी कि इस क्रॉप में फंगल डिजीज नहीं लगता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ फंगल अटैक इन दिस टाइप ऑफ वैरायटी इज मिनिमम। ठीक, मिनिमम होता है, यानी कि बहुत कम होता है, रेजिस्टेंट होता है। ऐसे समझो कि ये रेजिस्टेंट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। फ्लावर कलर इसका जो होता है, एप्पल का जो फ्लावर का कलर होता है ये व्हाइट टू पिंक कलर का होता है। व्हाइट टू पिंक, यानी कि मोस्टली व्हाइट होता है, फिर धीरे धीरे ये पिंक कलर की तरफ कन्वर्ट होता है। स्टार्टिंग में इसका कलर व्हाइट होगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे फूल बड़ा होता जाएगा, फ्लावर जैसे जैसे ग्रोथ करता जाएगा, उसी तरीके से धीरे धीरे पिंक कलर का हो जाएगा। और ये वेराइटी पे भी डेवलप करता है, वेराइटी पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी वेराइटी में किस तरीके का होगा। जैसे कुछ वेराइटी में पिंक कलर का होता है, कुछ वेराइटी में व्हाइट कलर का होता है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अब देखो, एप्पल इज मोस्ट वाइडली ग्रोन टेम्परेट फ्रूट इन द वर्ल्ड। एप्पल का जो फ्रूट है ये मेनली किस फॉर्म में उगाया जाता है? ये टेम्परेट फ्रूट के फॉर्म में उगाया जाता है। देखो बात क्या होती है कि जैसे कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं, जैसे मान लो अभी हम एग्जाम्पल ले लें मैंगो का। ठीक, मैंगो हमारा कैसा है? वो वो ट्रॉपिकल क्रॉप है। कैसी क्रॉप है? वो ट्रॉपिकल क्रॉप है। मैंगो जो हमारा वो ट्रॉपिकल क्रॉप है, लेकिन उसको हम सब ट्रॉपिकल सीजन में भी उगा सकते हैं। इसी तरीके से हमारा अमरूद है। तो ये कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं जो ट्रॉपिकल की होते हुए भी, जो ट्रॉपिकल की हैं लेकिन उनको हम सब ट्रॉपिकल में भी उगा सकते हैं। लेकिन जो एप्पल है, एप्पल के कंडीशन में ऐसा नहीं है। ये टेम्परेट सीजन की क्रॉप है और इसको टेम्परेट सीजन में ही उगा सकते हो। टेम्परेट जो क्लाइमेट होती है, टेम्परेट क्लाइमेट में ही आप इसको उगा सकते हैं। ठीक, एप्पल क्रॉप कैन बी ओनली कल्टिवेटेड इन द टेम्परेट रीजन्स।
ठीक, टेम्परेट रीजन में ही इसको केवल हम ग्रो कर सकते हैं। पूरी दुनिया में टेम्परेट रीजन में ही इसको उगाया भी जाता है। आगे बात करते हैं, देखो क्या कह रहा है, इंडियाज रैंक 11th इन एप्पल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। इंडिया की जो रैंक है वो 11th है एप्पल प्रोडक्शन में। ठीक, इस समय जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय इंडिया की रैंक है, कौन सी रैंक है, 11th है। टोटल पूरे वर्ल्ड में एप्पल प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक 11th है। आगे हो सकता है नियर फ्यूचर में ये इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से क्या हो रहा है। अब आगे बात करते हैं, क्या कह रहा है, एप्पल अकाउंट 55% ऑफ टोटल एरिया एंड 75% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ टेम्परेट फ्रूट इन द कंट्री। अगर हम टेम्परेट फ्रूट की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेट फ्रूट, द एप्पल क्रॉप ऑक्युपाइड 55% of total area in temperate fruits and 75% total production in temperate fruit too। मतलब कि पूरे भारत में अगर मान लो कि 100 किलोग्राम टेम्परेट फ्रूट उगाया जा रहा है, ठीक, टेम्परेट फ्रूट में ढेर सारे फ्रूट होते हैं, तो अगर पूरे भारत में 100 किलोग्राम यानी कि 100 किलोग्राम टेम्परेट फ्रूट उगाया जा रहा है, तो उसमें से 75 किलोग्राम यानी कि 75 किलोग्राम केवल सेब होगा। बाकी जो 25 किलोग्राम बचा उसमें मेवा है और बाकी ढेर सारे, बहुत ढेर सारे एप्पल, पियर, पीच, प्लम, आलमंड, चेरी, स्ट्रॉबेरी, कोकोनट, अरेका नट, ढेर सारी जो क्रॉप्स हैं टेम्परेट रीजन की उसमें आएंगे। मतलब 25 किलो में वो सब रहेंगे, 75 किलो केवल सेब ही सेब होगा। अगर हम एरिया की बात करें तो जैसे मान लो कि 100 हेक्टेयर पे टेम्परेट फ्रूट की क्रॉप ग्रो की जाती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उसमें से 55 हेक्टेयर पर, 55 हेक्टेयर पर केवल और केवल एप्पल की क्रॉप ग्रो की जा रही है। बाकी जो बचा 45% में और भी जितने टेम्परेट क्रॉप्स हैं वो सब उगाई जा रही हैं। अब सोच लो कि एप्पल क्रॉप टेम्परेट रीजन का क्या है, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है। जैसे यूपी में हम बात करें तो ग्रेन क्रॉप में मेनली गेहूं और धान, यही दो क्रॉप उगाई जाती है, ठीक, तो ज्यादातर एरिया यही ऑक्युपाई करती है। बाकी मेज है, सोरघम है, और भी जो ढेर सारे क्रॉप हैं, सामा, कोदो, काकुन, ये जो और माइनर ग्रेन्स क्रॉप हैं, ये बहुत कम उगाई जाती है। मेनली जो कंट्रीब्यूशन होता है ग्रेन क्रॉप में वो गेहूं और धान का ही है। उसी तरीके से टेम्परेट क्रॉप में अगर हम बात करें तो ये इसको टेम्परेट का किंग भी बोलते हैं, ठीक ठीक, इसको बोलते हैं टेम्परेट का किंग, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट। टेम्परेट फ्रूट का किंग किसको बोलते हैं, एप्पल को बोलते हैं। अब देखो आगे बात करते हैं, क्या लिख रहा है, एप्पल इज टिपिकल टेम्परेट फ्रूट। टिपिकल टेम्परेट फ्रूट का मतलब ये होता है कि इसको टेम्परेट कंडीशन में ही उगा सकते हैं। अगर टेम्परेट कंडीशन नहीं है, टेम्परेट क्लाइमेट नहीं है, तो यू कैन नॉट ग्रो एप्पल क्रॉप ऑन दैट पर्टिकुलर रीजन, ठीक, उस पर्टिकुलर रीजन पर आप एप्पल की खेती नहीं कर सकते अगर वो टेम्परेट रीजन से भी थोड़ा सा इतर है, ठीक, अगर थोड़ा सा भी टेम्परेट क्लाइमेट से वो वेरी करेगा तो नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो अभी आगे थोड़ा सा बताते हैं। देखो, हिमाचल प्रदेश इज आल्सो नोन एज एप्पल बॉल ऑफ इंडिया। इसको हम बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश जो हमारा स्टेट है, हिमाचल प्रदेश स्टेट को हम बोलते हैं एप्पल बॉल ऑफ इंडिया, यानी कि इसको सेब का कटोरा कहा जाता है, भारत के सेब का कटोरा कहा जाता है। समझ गए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी बहुत ज्यादा सेब की खेती की जाती है। फिर आगे बात करें, ऑलमोस्ट ऑल वेराइटी हैव ए चिलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ 1000 आवर एट और बिलो 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं कि एप्पल को जो टिपिकल ट्रॉपिकल फ्रूट माना जाता है वो क्यों माना जाता है। व्हाई एप्पल क्रॉप इज मेनली कंसीडर एज ए ट्रॉपिकल टेम्परेट क्रॉप्स बिकॉज एप्पल क्रॉप रिक्वायर 100 आवर चिलिंग टेम्परेचर विद इन एयर एंड 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो। देखो बात क्या है कि एप्पल की जो क्रॉप होती है इसको साल भर में 1000 घंटे, ठीक, 1000 आवर का उसको चाहिए होता है क्या, चिलिंग टेम्परेचर। चिलिंग टेम्परेचर मतलब बहुत ठंडा टेम्परेचर, ठीक, वो ठंडा टेम्परेचर कितना, 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 7 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास साल भर में अगर 1000 घंटे यह टेम्परेचर रह रहा है तो एप्पल की क्रॉप आप वहां उगा सकते हैं। इसी वजह से इसको टिपिकल
टेम्परेट क्रॉप बोलते हैं। जहाँ बर्फबारी होती है, जहाँ बर्फ पड़ता है, वहीं पर इसकी क्रॉप इसी वजह से उगाई जा सकती है। अब ऐसा भी नहीं कि सियाचिन ग्लेशियर में उगाओ, वहाँ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ माइनस में टेम्परेचर है, उतना भी एक्सट्रीम टेम्परेचर उसको नहीं चाहिए। समझ गए। अब देखो, इन इंडिया 11 to 33% pollinizing tree are recommended for regular cropping. If you want to cultivate apple crop on the regular basis, so you should be plant 11 to 33% pollinizing variety, pollinizing tree, or we can say in other language that you should be require male plants which produce male part of flower. It contribute 11 to 33% in the total area which are you cultivated. ठीक, मतलब कि एप्पल की जो क्रॉप होती है ये 11 से लेके 33% तक पॉलिनाइजिंग ट्री मांगती है। जैसे कि मान लो कि मैंने एक खेत में, मान लो हमने एक फील्ड में 100 प्लांट्स लगाए, ठीक, 100 प्लांट्स हमने उसमें प्लांटिंग कर दी 100 प्लांट्स की, तो उसमें से 11 to 33% यानी कि 11 से 33 पेड़ के बीच में इतने प्लांट हमको खेत में लगाने होंगे पॉलिनाइजिंग ट्री। ठीक, पॉलिनाइजिंग ट्री जो केवल पॉलिनेशन का काम करे। इसी तरीके से पपीते में होता है पॉलिनाइजिंग ट्री। अब पपीते में पॉलिनाइजिंग ट्री का परसेंटेज कितना होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने आपको खूब डिटेल में पढ़ा दिया है और बता दिया है। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि पपीते में पॉलिनाइजिंग ट्री का परसेंटेज कितना होता है। तो अगर आप एप्पल की रेगुलर क्रॉपिंग करना चाहते हैं तो आपके खेत में 11 से लेकर 33% तक पॉलिनाइजिंग ट्री भी होना चाहिए। आगे बात करते हैं, देयर आर यूजुअली 6 साइज ग्रेड ऑफ एप्पल। भारत में जो ग्रेडिंग होती है, देखो कोई भी क्रॉप हो उसकी हार्वेस्टिंग जब हो जाती है तो हार्वेस्टिंग के बाद हम ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग तो ऐसा होता है कि ग्रेडिंग इसलिए करते हैं कि जिससे हमें जो हमारा फल है उसको पर्टिकुलर अच्छा दाम मिल सके। जैसे मान लो, बात समझो, हमारे पास हमने ढेर सारा सेब तोड़ लिया, ठीक, अब उसको अगर हम एक ही बॉक्स में एक ही रैक में लेकर जाएंगे और हम बेचेंगे, तो मान लो किसी अभी आदमी ने, कोई ग्राहक आया, उसने देखा एक सेब उसने उठाया, वो सेब खराब निकल गया या उससे छोटा निकल गया और आप मांग रहे हैं उससे पैसा ज़्यादा, तो उसको लगेगा कि यार सेब तो गड़बड़ है। ठीक, तो वहाँ पर आपको घाटा हो जाएगा। इसी वजह से क्या करते हैं कि साइज के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, ठीक, साइज और क्वालिटी और डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं ग्रेडिंग के, उस टाइप से ग्रेडिंग कर कर हम बता देते हैं कि भैया ये 150 रुपये किलो है, ये 120 रुपये किलो है, ये 100 रुपये किलो है, ये 80 रुपये किलो है। इसी टाइप से हम ग्रेप को, सॉरी एप्पल है, एप्पल की क्रॉप को हम 6 ग्रेड में डिवाइड करते हैं। ठीक, इसको 6 भाग में हम मेनली बांटते हैं। तो इसको 6 भाग में बांटेंगे, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का होगा उसको हम सबसे महंगा बेचेंगे और जो 6th क्वालिटी का सबसे लोअर क्वालिटी होगा उसको हम सबसे सस्ता बेचेंगे। समझिए, इससे हमारा जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंटेज वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो ग्रेडिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग। जो हम पोस्ट हार्वेस्टिंग पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि पैकेजिंग, मार्केटिंग, ये सब होता क्या है, इसको कैसे करते हैं। हार्वेस्टिंग जो होता है वो हर क्रॉप का अलग अलग टाइप का होता है। किस क्रॉप में दूसरी टाइप की हार्वेस्टिंग, किसी में दूसरी टाइप की हार्वेस्टिंग। जैसे अभी आप जब पढ़ेंगे प्लकिंग, पिंचिंग, ठीक, तो वो बहुत ढेर सारी टर्मिनोलॉजी है, टर्फिंग, ये सब हम आगे आपको पढ़ाते चलेंगे। अभी आप बात करते हैं अर्ली फ्रूट ड्रॉप। फ्रूट ड्रॉप अर्ली क्यों होता है, मतलब कि छोटे छोटे सेब ही क्यों गिर जाते हैं, मतलब वो बहुत छोटा सा होगा, जैसे पॉलिनेशन हुआ उसमें फल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, इतने में ही वो क्या होगा, थोड़ा जल्दी ही गिर जाएगा। ऐसा क्यों होता है? अर्ली फ्रूट ड्रॉप ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिनेशन एंड कंपटीशन। अर्ली फ्रूट ड्रॉप क्यों होता है? पॉलिनेशन और कंपटीशन की वजह से। कंपटीशन इन द सेंस ऑफ कि उसमें फल ज़्यादा लग गए, ठीक, एप्पल का जो प्लांट था उसमें फल ज़्यादा लग गए, तो उसमें एक दूसरे में कंपटीशन होने लगा न्यूट्रिएंट के लिए। ढेर सारे एक ही पौधे में अगर ढेर सारे फल लगेंगे तो एक दूसरे में कंपटीशन होगा, तो जो कमजोर पड़ जाएगा, जो वीक पड़ जाएगा, वो टूट के गिर जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं, ये सब पे लागू होता है। अगर हमको भी अगर सरवाइव करना है तो हमको फाइट करना ही होगा। अगर हमको इस दुनिया में, इस लाइफ में, अपनी लाइफ में सरवाइव करना है अच्छे से, तो हमको फाइट करना पड़ेगा। ठीक, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। उसी तरीके से हर
फ्रूट को सरवाइव करने के लिए फाइट करना पड़ता है अपने बगल वाले फ्रूट से। अगर वो वीक पड़ गया तो वो कमजोर हो जाएगा और अंततः गत्वा वो हो सकता है गिर भी जाए। तो अर्ली जो ड्रॉप होता है वो कंपटीशन की वजह से होता है और अगला पॉलिनेशन की वजह से। मान लो उसमें पॉलिनेशन हो ही ना पाए, जैसे मान लो कि 10 फ्लावर लगे थे, 10 फ्लावर में 8 फ्लावर में तो पॉलिनेशन हो गया, 2 फ्लावर में पॉलिनेशन हो ही नहीं पाया तो फूल गिर जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं अर्ली फ्रूट ड्रॉप। समझ गए, ये स्टार्टिंग में ही हो जाता है। मान लो उसमें पॉलिनेशन जो 2 अभी मैंने बताया 2 में पॉलिनेशन हुआ भी तो उसमें कोई अच्छा सा पॉलन नहीं आया, वो पॉलन ऐसा आया कि जर्मिनेट तो हुआ लेकिन फल तो बना दिया स्टार्टिंग में, लेकिन उसको कायदे से डेवलप नहीं करवा पाया, इसीलिए वो गिर गया। तो अर्ली फ्रूट ड्रॉप इस वजह से हो गया। अब आगे बात करते हैं कि जून ड्रॉप क्यों होता है, यानी कि जून के महीने में जो फल गिरते हैं उनका मेनली क्या कारण होता है। ड्यू टू मॉइस्चर स्ट्रेस, मॉइस्चर की जब कमी होती है, जैसे जून के महीने में गर्मी ज़्यादा होती है तो चाहे वो टेम्परेट हो, चाहे ट्रॉपिकल हो, चाहे सब ट्रॉपिकल रीजन हो, हर जगह पर जून के महीने में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। औसत रूप से टेम्परेचर हर जगह बढ़ जाता है। तो जून के महीने में टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, उस समय पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी और अगर हम पानी प्रॉपर नहीं दे पाएंगे इरिगेशन फैसिलिटी तो मॉइस्चर स्ट्रेस हो जाएगा, यानी कि पानी की कमी हो जाएगी और पानी की अगर कमी होगी तो वो जून ड्रॉप होगा, यानी कि फूल और फल वो गिरने लगेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं जून ड्रॉप। जून ड्रॉप में भी फल गिरते हैं। अब अगला बात करते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन। कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन भी होते हैं। देखो ऐसे कि उसी समय जून के महीने में ही मानसून आता है, तो मानसून जब आता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, विंड वेलोसिटी, वो मोर देन 30 किलोमीटर पर आवर होती है, यानी कि 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से हवा चलती है। आंधी तूफान बहुत आते हैं, तो आंधी तूफान आएंगे तो एनवायरमेंटल कंडीशन बिगड़ेगा, भूस्खलन होगा, ये सब चीजें होती हैं। तो इसी वजह से पेड़ से जो फल होते हैं वो गिर जाते हैं। कस के हवा चलेगी तो हवा से, आंधी से फल गिरते हैं। तो वो सब हो गया जून ड्रॉप में, यानी कि एनवायरमेंटल कंडीशन से भी गिर जाता है और कुछ मॉइस्चर स्ट्रेस की वजह से भी गिर जाता है। अब आगे बात करते हैं प्री हार्वेस्ट ड्रॉप। प्री हार्वेस्ट ड्रॉप मीन्स होता है कि हार्वेस्टिंग से तुरंत पहले गिर जाना। जैसे आप सोच रहे हैं कि इस क्रॉप को हम 20 दिन में हार्वेस्ट करेंगे, 20 दिन में या 15 दिन में हार्वेस्ट करेंगे, 15 दिन में ये हार्वेस्टिंग लायक हो जाएगा। लेकिन जब आप 15 दिन बाद आपको हार्वेस्ट करने गए तो इससे पता चला कि आप पहले ही वो टूट के गिर गया। आपको हार्वेस्ट करना था उसको 15 दिन बाद, लेकिन वो आज ही टूट के गिर गया। तो उसको क्या बोलते हैं, प्री हार्वेस्ट ड्रॉप। इसमें क्या होता है कि जब फल होता है हमारा, जो फल वो प्रॉपर डेवलप हो जाता है, तो प्रॉपर जब डेवलप होता है तो एब्सेशन लेयर बनता है। एब्सेशन लेयर वो लेयर होती है जिससे फल पेड़ से टूटकर गिरता है आसानी से। तो ये अच्छा भी होता है, लेकिन एक समय पर, एक जब पर्टिकुलर टाइम पर एब्सेशन लेयर बनती है तो वो समय सही होता है। जैसे कि गांव में क्या होता था कि जब बुढ़ा कोई मरता था 80-90 साल का, तो उसके मरने पे लोग बाजा बजवा के उसको विदा करते थे, उसको शमशान घाट पे बाजा बजाते हुए लेके जाते थे। लेकिन अगर कोई नौजवान मर जाए, कोई नौजवान एक्सपायर हो जाए तो लोग बहुत दुखी होते हैं। उसी टाइप से ये भी होता है। अगर एब्सेशन लेयर मैच्योरिटी के समय पे बना तो गिर जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मैच्योरिटी की स्टेज आने से पहले ही एब्सेशन लेयर बन गया तो कच्चा ही गिर जाएगा, प्री मैच्योर स्टेज में ही गिर जाएगा। तो वो क्या होता है, प्री हार्वेस्टिंग ड्रॉप। ये भी बहुत लॉस करता है, ठीक। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में अर्ली ड्रॉप फ्रूट का होता है तो उस समय फ्रूट बहुत छोटा छोटा होता है, बहुत कम वजन का होता है, लेकिन आपने उसमें खाद दिया, पानी दिया, सब कुछ दिया, इतना बड़ा हो भी गया और अंत में वो मर गया। ऐसे बात समझो कि जैसे मान लो कि माता पिता बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं, उसको नौकरी मिल जाए, जब नौकरी मिल जाए, वो अपने पैर पे खड़ा हो जाए, माता पिता का सहारा बन जाए, उस समय उसको कोई भयंकर बीमारी हो जाए और वो चला जाए दुनिया छोड़कर, तो ज़्यादा दुख होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरीके जो प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप होता है ये सबसे ज़्यादा लॉस वाला होता है। प्री हार्वेस्ट ड्रॉप इस कॉजेज हैवी लॉस इन एप्पल कल्टीवेशन। अब एक तो एब्सेशन लेयर बनने की वजह से होता है, और दूसरी बात इसमें एथिलीन का फॉर्मेशन जब स्टार्ट हो जाता है, एथिलीन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। एथिलीन इज ए एंजाइम, इज ए हार्मोन, सॉरी, एथिलीन इज ए हार्मोन व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो एथिलीन जब फॉर्मेशन होने लगता है तो इसी वजह से वो प्री हार्वेस्ट यानी कि हार्वेस्टिंग से पहले ही फ्रूट ड्रॉप करवा देता है। स्कारलेट गोला एंड रेड फ्यूजी, क्या है, स्कारलेट गोला और रेड फ्यूजी, ये हाई यील्डिंग वेराइटीज हैं, ठीक। ये ज़्यादा यील्ड देने वाली वेराइटी, यानी कि पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ एप्पल इज हाईएस्ट इन दिस वेराइटीज, समझ गए।
अब आगे बात करते हैं, इंडिया में आई थी। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर पॉलन जर्मिनेशन एंड फ्रूट सेटिंग इज 21 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 21 से 26 डिग्री का सेंटीग्रेड अगर तापमान हो तो वो पॉलन जर्मिनेशन और फ्रूट सेटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब पॉलन जर्मिनेशन क्या होता है बात समझ लो। जैसे कि मान लो कि एक प्लांट यह है, एक प्लांट यह है, ठीक, ये प्लांट जो है आपका मेल है, ये प्लांट आपका फीमेल है। यहाँ से एक पॉलन आया, ठीक, यहाँ से एक पॉलन आ रहा है, यहाँ पर एक फ्लावर है, ये फ्लावर का स्टिग्मा है। इस स्टिग्मा पर जब ये पॉलन गिरेगा, ठीक, इस स्टिग्मा पर जब ये पॉलन जाएगा तो वो पॉलन यहाँ पर जर्मिनेट होगा। जब जर्मिनेट होगा तो इसके स्टिग्मा से वो धीरे धीरे स्टाइलेट से होके उसके ओवरी में पहुंच जाएगा, ठीक, तो वहाँ पर ओव्यूल फॉर्मेशन करेगा और अंत में वो फ्रूट बनाएगा। लेकिन अगर यहाँ जर्मिनेशन ना हो, जैसे यहाँ जब ऊपर वो पहुँचता है स्टिग्मा पर, जब यहाँ ये स्टिग्मा पर पहुँच जाता है यहाँ पर, तो स्टिग्मा पर पहुँचने के बाद इस पर यहाँ पर इसको अंदर आने के लिए जर्मिनेट होना पड़ता है। वो जर्मिनेट होगा तब धीरे धीरे वो अंदर जाएगा, क्योंकि उसमें तो कोई नाली होती नहीं है। वो जर्मिनेट करके उसको चिड़ता हुआ स्टाइलेट को अंदर जाता है ओवरी तक पहुँचने के लिए। तो उसी को बोलते हैं पॉलन जर्मिनेशन। अगर पॉलन जर्मिनेट नहीं कर पाया तो पॉलिनेशन की क्रिया नहीं हो पाएगी प्रॉपर तरीके से। तो जो पॉलन जर्मिनेशन है उसके लिए भी एक प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन होना चाहिए, नहीं तो आपका पॉलन जैसे पड़ा, एनवायरमेंटल कंडीशन एडवर्स है, उसके लिए अच्छा नहीं है, तो पॉलन वहीं पर सूख जाएगा या मर जाएगा, डेड हो जाएगा। तो पॉलन जर्मिनेशन के लिए 21 to 26 डिग्री टेम्परेचर बहुत अच्छा माना जाता है। अब देखो, साइडर फर्मेंटेड वाइन प्रिपेयर्ड फ्रॉम एप्पल। साइडर जो होता है ये एक फर्मेंटेड वाइन होता है जिसको एप्पल से बनाया जाता है, ठीक। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि एप्पल से डेट पाम से कौन सी वाइन बनाई जाती है? डेट पाम से जो वाइन बनाई जाती है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि डेट पाम भी मैं पढ़ा चुका हूँ। उसमें से कौन सी वाइन बनती है वो बताना। और डेट पाम का एक और ड्रिंकिंग मटेरियल बनता है, एक ड्रिंक बनती है। एक तो वाइन बनती है डेट पाम से, एक चीज और बनता है ईरान में बड़ा फेमस है, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। साइडर जो होता है वो एप्पल का फर्मेंटेड वाइन होता है। आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इज लीडिंग एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट। जो जम्मू कश्मीर है ये एप्पल प्रोडक्शन में लीडिंग है, यानी कि सबसे ज्यादा एप्पल का प्रोडक्शन कहाँ होता है? जम्मू एंड कश्मीर में होता है। आगे बात करते हैं, एवरेज समर टेम्परेचर शुड बी अराउंड 21 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग एक्टिव ग्रोथ पीरियड। अब पहले बात समझ लो, एक्टिव ग्रोथ पीरियड क्या होता है। एक्टिव ग्रोथ पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें पौधे में ग्रोथ होती दिखती है, जैसे उसमें नई ब्रांच निकल रहे होते हैं, नए बड निकल रहे होते हैं, नई पत्तियां निकल रही होती हैं, हमको दिखता है कि पौधा डेवलप कर रहा है, पौधे में ग्रोथ इस समय हो रही है, तो उसी को बोलते हैं एक्टिव ग्रोथ पीरियड। तो समर के समय में जब एक्टिव ग्रोथ पीरियड हो उस समय टेम्परेचर जो हो एनवायरनमेंट का वो 21 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही होना चाहिए, यानी कि 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच में ही होना चाहिए। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू एप्पल क्रॉप। मोस्ट क्रिटिकल पीरियड फॉर वाटर रिक्वायरमेंट, ये तो कॉमन सी बात है कि जो वाटर रिक्वायरमेंट की जो क्रिटिकल पीरियड होती है वो कब होता है? गर्मी में ही अधिकतर होता है, ठीक। अधिकतर क्रॉप में गर्मी में ही जो होता है उसका क्रिटिकल वाटर रिक्वायरमेंट पीरियड होता है। तो इसमें अप्रैल से लेके अगस्त तक, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सब महीने जो होते हैं वो गर्मी के होते हैं। तो गर्मी के महीने में इसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए वाटर रिक्वायरमेंट की क्रिटिकल पीरियड होता है ये। अब देखो, थॉमस एंड्रू नाइट क्या था? थॉमस एंड्रू नाइट ये एक थे ब्रीडर बोल लो या साइंटिस्ट बोल लो एग्रीकल्चर से रिलेटेड। उन्होंने एक प्रोड्यूस किया था पहला एप्पल कल्टीवर, समझ गए? एप्पल कल्टीवर उन्होंने सबसे पहले प्रोड्यूस किया था। एप्पल कल्टीवर उन्होंने सबसे पहले, एप्पल की एक वैरायटी, एप्पल का एक कल्टीवर उन्होंने प्रोड्यूस किया था, किसने? थॉमस एंड्रू नाइट ने। अब बात समझो, कभी कभी हम यूज करते हैं वैरायटी, कभी हम यूज करते हैं कल्टीवर, दोनों में अंतर क्या होता है? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना अगर आप कहेंगे कि सर जी बता दीजिए तो हम किसी एक अन्य वीडियो में आपको बता देंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है किसी की, कल्टीवर क्या होता है, वैरायटी क्या होती है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, ठीक।
और कभी कभी तो ऐसा कोई स्पीसीज क्या होती है, ये मिलते जुलते टर्म हैं जो काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। तो आपको अगर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं उसको पिन कर दूंगा, जिससे आपका जो नॉलेज है वो और भी लोगों के पास पहुंच जाएगा। अब देखो, प्रूनिंग इन एप्पल इज एसेंशियल टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन वेजिटेटिव ग्रोथ एंड स्पोर डेवलपमेंट। जो प्रूनिंग होती है एप्पल में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब हम प्रूनिंग करेंगे तो प्रूनिंग करने से उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ जाएगी, यानी कि उसमें पत्तियां आएंगी, नई नई शाखाएं आएंगी, नए बड़ आएंगे, और स्पोर का डेवलपमेंट भी होगा। देखो ये जो फोटो लगाया है वो मैंने फोटो तो ठीक लगाया था, लेकिन ये जो लिखा है स्पोर और स्टेम ये थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। अब लेकिन हम इसको बना के समझा देते हैं आपको। देखो जैसे मान लो ऐसा है, ठीक ऐसा है आपका, तो ये क्या है, स्टेम है। क्या है ये, स्टेम है। समझ गए बात। अब यहाँ से एक ऐसे लटक गया और यहाँ लटक के ये बन गया सेब। तो ये आपका जो है, ये जो है वो क्या है, इस पर है। ये वाली चीज, ये वाली जो चीज है वो इस पर है। ये वाला जो ये लटक रहा है, ये वाली चीज, ये इतनी, ये इस पर है, और ये जो इधर दिख नहीं रहा है ये स्टेम चीज है, ठीक। तो इस पर के डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा होता है। इस पर डेवलपमेंट यानी कि जब नए बर्ड निकलेगा तभी तो इस पर निकलेगा, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अगर हम प्रूनिंग करेंगे प्रॉपर क्रॉप की तो ये इस पर डेवलप हो जाएगा। अब बात करते हैं अर्ली वेराइटी एक्सपेंसेस 40 to 60% लॉस। अर्ली वेराइटी जो होती है, जो जल्दी फल लाने वाला होता है, उसका जो एक्सपीरियंस होता है इसमें 40 to 60% का हमें लॉस होता है। यानी कि अगर हम अर्ली वेराइटी ग्रो कर रहे हैं तो उसमें हमें लॉस होता है, इसीलिए अर्ली वेराइटी लोग कम प्रेफर करते हैं। तो आपको जो ग्रो करना हो तो अर्ली वेराइटी कम प्रेफर कीजिए, क्योंकि अर्ली वेराइटी का जो एक्सपीरियंस होता है वो 40 to 60% लॉस होता है, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन एडवर्स होगी, आपको मार्केट में डिमांड नहीं होगा क्योंकि महंगा बहुत होता है, इसी वजह से आपका लॉस ज़्यादा होगा। जैसे मान लो कि एनवायरमेंटल कंडीशन सही नहीं है तो आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा उसमें। जैसे मान लो अभी पानी की कमी पड़ रही है, ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और मान लो अभी प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप होने लगे या जून ड्रॉप होने लगे तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी वजह से जो अर्ली वैरायटी होती है उसमें लॉस 40 to 60% हो जाता है। अब आगे बात करते हैं रूट स्टॉक क्या होता है। देखो रूट स्टॉक एक टर्म होता है, रूट स्टॉक और साइन। इसको मैंने जब ये सीरीज स्टार्ट की थी इंस्टेंट हार्टिकल्चर का, तो मैंने पहले दूसरे तीसरे जो चौथे पांचवें कुछ लेक्चर थे मैंगो से, जो पहले के जितने लेक्चर हैं उसमें मैंने ये कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ बॉटनी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और जो साइंटिफिक नेम थे, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी इसमें यूज होने वाली, इसको मैंने पहले बता दिया है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहाँ से आप शुरू से देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये रूट स्टॉक होता क्या है। थोड़ा सा नॉर्मल व्यू के लिए हम बता देते हैं कि रूट स्टॉक ऊपर का जो पार्ट होता है और नीचे का पार्ट। देखो जिस बात समझो कि एक ये पौधा है, एक ये पेड़ है, ठीक, एक ये पेड़ है, समझ गए, ये दो पेड़ हैं। अब आपस में इन दोनों पेड़ को हमने यहाँ ज्वाइंट कर दिया, फिर बाद में इसको यहाँ से काट दिया और इसको यहाँ से काट दिया, तो हमारा एक अन्य पौधा बन गया ये वाला, ठीक। तो ये वाला जो है, ये ऊपर वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं साइन, और ये नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं रूट स्टॉक। अब ये नीचे वाला पार्ट है लेकिन इसका ऊपर वाला पार्ट गायब कर दिया मैंने, क्योंकि यहाँ से मैंने काट कर निकाल दिया। लेकिन इसका ऊपर वाला पार्ट है तो मैंने जड़ वाला पार्ट काट के निकाल दिया। तो जिसका रूट वाला पार्ट होता है उसको रूट स्टॉक बोलते हैं, जिसका ऊपर वाला पार्ट होता है वेजिटेटिव पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। समझ गए, रूट स्टॉक समझ गए। अब हम बात करते हैं रूट स्टॉक, एप्पल में कैसे कैसे रूट स्टॉक यूज किए जाते हैं। तो इसमें पहला है सीडलिंग टाइप का रूट स्टॉक, मतलब ऐसे रूट स्टॉक जिनको हम सीड के थ्रू जर्मिनेट करते हैं, फिर वो सीड डालेंगे, वो जर्मिनेट होगा, फिर वो बड़ा सा पौधा होगा, फिर उसमें हम ग्राफ्टिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे, ग्राफ्टिंग करें या बडिंग करें, उसके थ्रू हम इस पर साइन लगा देते हैं और ये अच्छा सा रूट स्टॉक बन जाता है। तो सीडलिंग वाले जो रूट स्टॉक है उसमें नंबर 1 है स्केब एप्पल। ये स्केब एप्पल कोई वेराइटी नहीं है, एक एप्पल की स्पीसीज है जिसका नाम है माइलस बक्काटा। क्या है, माइलस बक्काटा। इसको इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है रूट स्टॉक के रूप में। इंडिया में सबसे ज़्यादा स्केब एप्पल को ही यूज किया जाता है। स्केब एप्पल कैसा रूट स्टॉक है, एक सीडलिंग रूट स्टॉक। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रूट स्टॉक एप्पल का कौन सा है जो इंडिया में यूज होता है, तो स्केब एप्पल। स्केब एप्पल किस टाइप का रूट स्टॉक है, तो वो सीडलिंग रूट स्टॉक है। अब आगे बात करते हैं बी।
एक क्लोनल रूट स्टॉक होता है, यानी कि क्लोनिंग के थ्रू टिश्यू कल्चर के थ्रू ये बनाया गया है। इसमें M9 जो है, M9 ये ड्वार्फ सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। M9 जो रूट स्टॉक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि M9 रूट स्टॉक किसका है, तो ये किसका है, एप्पल का है। ये ड्वार्फ रूट स्टॉक है, यानी कि ऐसा प्लांट होगा ड्वार्फ रूट स्टॉक। देखो छोटा छोटा प्लांट है, मतलब आप हाथ से ही तोड़ सकते हैं। अगर आप यहाँ खड़े होंगे तो आप यहाँ तक पहुँचेंगे, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की हाइट के बराबर ही होता है M9 रूट स्टॉक का पौधा। ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज किया जाता है। देखो कितना पास पास प्लांटिंग की गई है। फिर M4, M7 और MM106 ये 3 रूट स्टॉक और हैं क्लोनल रूट स्टॉक। ये सेमी ड्वार्फ वैरायटी, मतलब ये M9 से बड़े होते हैं थोड़ा सा, लेकिन ड्वार्फ ये भी होते हैं लेकिन M9 से थोड़ा बड़े होते हैं, इसलिए इनको सेमी ड्वार्फ बोलते हैं। ये भी हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुटेबल होते हैं और वुडी एप्पल एफिड के थ्रू, वुडी एप्पल एफिड जो होता है उसके लिए रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि वुडी एप्पल एफिड जो होता है इसमें वुडी एप्पल एफिड नहीं लगता है। अब वुडी एप्पल एफिड क्या होता है ये हम जब एप्पल का दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे उसमें खूब डिटेल में आपको हम समझा देंगे। आगे बात करते हैं MM111, MM111, ये है सेमी बिगोरस, यानी कि ये लंबा वाला है, यानी कि इसकी हाइट बड़ी होती है, बिगोरस प्लांट है लेकिन सेमी बिगोरस, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबा, लंबा तो होता है लेकिन यानी कि आप ऐसे समझिए कि सेमी ड्वार्फ से बड़ा होगा और जो बिगोरस होता है बिगोरस से छोटा होगा, यानी कि ये सेमी ड्वार्फ और बिगोरस के बीच का होता है जिसको हम बोलते हैं सेमी बिगोरस। ये भी रेजिस्टेंट होता है वुडी एप्पल एफिड के थ्रू लिए। एवरी ड्रॉट के प्रति भी रेजिस्टेंट है, यानी कि अगर पानी थोड़ा कम मिल रहा है तो भी ये चल जाएगा। समझ गए बात। अब आगे बात करते हैं, जो M होता है, M का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, मॉर्टन। क्या होता है M, जैसे M27, M7, M9, तो M का जो होता है फुल फॉर्म वो होता है मॉर्थन। तो कभी M7 या M9 लिख के आपने लर्न किया है, अगर कभी मोर देन 9 करके पूछे तो कंफ्यूज ना होना, एक ही चीज़ है। तो मोर देन 793 यानी कि 793 ये एक बिगोरस प्लांट है, यानी कि ये लंबा पौधा होता है। ये भी वुडी एप्पल के, वुडी जो एफिड होता है इसके प्रति रेजिस्टेंट होता है। M27 एक M9 एक M27, ठीक, फिर से सुन लो, M9 M27 ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। M9 ड्वार्फ रूट स्टॉक है, M27 ये अल्ट्रा डॉर्फ है। इसको बनाया गया है M13 और M9 के क्रॉस से, M9 और M13 और M9 के क्रॉस से इस डॉर्फ अल्ट्रा डॉर्फ वैरायटी को, अल्ट्रा डॉर्फ रूट स्टॉक को बनाया गया जिसका नाम है M27। आगे बात करते हैं MM104 मोस्ट विंटर हार्डी क्लोनल रूट स्टॉक, यानी कि कितना भी ठंडी हो, अगर ठंडी ज़्यादा हो रहा है, विंटर हार्डी क्रॉप है ये, विंटर हार्डी रूट स्टॉक है, यानी कि अगर ठंडी के समय में ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो आप इस टाइप का रूट स्टॉक यूज़ कर सकते हैं। अल्ट्रा डॉर्फ रूट स्टॉक ऐसा होता है, ठीक, अल्ट्रा डॉर्फ रूट स्टॉक ऐसा होता है यानी कि आपकी हाइट से भी कम होता है। अब देखो कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रूट स्टॉक, रूट स्टॉक के प्रोपोगेशन का जो सबसे अच्छा, अभी मैंने बताया कि क्लोनल रूट स्टॉक होते हैं, सीडलिंग रूट स्टॉक होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल मेथड में यूज़ करने वाला रूट स्टॉक का मेथड है कि रूट स्टॉक को कैसे प्रोपोगेट किया जाए, तो उसके लिए सबसे अच्छा मेथड है तो है स्टूलिंग। ठीक, स्टूलिंग में क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये पौधा है, पौधे की एक ये ब्रांच है, इस ब्रांच पर हम क्या करेंगे, नीचे से यहाँ पर एक ऐसे स्टूल लगा देंगे और स्टूल लगा के यहाँ पर हम जर्मिनेशन मीडियम रख के यहाँ पर हम एयर लेयरिंग टाइप का बना देते हैं, तो जिससे यहाँ पर जड़ बन जाएगी और आगे ये चल जाएगा। तो ये प्रकार का स्टूलिंग होता है, इसको हम बोलते हैं स्टूलिंग। समझ गए बात। अगर आपने और आगे पढ़ा होगा तो आपको और अच्छे से पता होगा, क्योंकि स्टूलिंग में जब प्रोपोगेशन पढ़ाया था स्टार्टिंग में तो मैंने बताया था, एक स्टूल पर यहाँ पर एक गमला रख देंगे, उसी गमले में इस पौधे को लगा देंगे और धीरे धीरे अपना स्टूलिंग ये स्टार्ट करके और बन जाएगा क्या, रूट स्टॉक अपना ये तैयार हो जाएगा। समझ गए। एक बार फिर से समझाते हैं। ये आपका एक पौधा है, पौधे की एक ये ब्रांच है, ठीक, ये आपकी एक ब्रांच है। आपने एक गमला लिया, गमले को स्टूल पर रख दिया, ये आपका स्टूल है, इस पर आपने एक गमला रख दिया, उस गमले में एक पौधा पहले से था, फिर आपने उन दोनों को क्या किया, यहाँ पर ग्राफ्टिंग कर दी। अब ये जब ग्राफ्टिंग आपने कर दी तो यहाँ से एक नया पौधा स्टार्ट हो जाएगा।
एक नया पौधा बन जाएगा। तो गमले का आप तना काट दीजिएगा, यानी कि ऊपर वाला पार्ट जो उसका वेजिटेटिव पार्ट है, और इसका ये जड़ वाला पार्ट यहाँ से काट दीजिएगा, तो एक नया पौधा यहाँ से तैयार हो जाएगा गमले में। तो उसी को हम बोलते हैं स्टूलिंग। समझ गए डिटेल में? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं अभी भी समझ में आया हो तो स्टार्टिंग से देखिए, स्टूलिंग मैंने वहाँ पढ़ाया है, मैंगो से पहले वाले जो लेक्चर हैं उसमें पढ़ाया है। अब देखो EMCA, ये भी एक रूट स्टॉक होता है। ये EMCA का जो सीरीज होती है रूट स्टॉक वाली, ये वायरस के प्रति रेजिस्टेंट होती है। यानी कि अगर इस टाइप का आप रूट स्टॉक यूज कर रहे हैं तो इसमें आपके क्रॉप में वायरल डिजीज होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कौन सी सीरीज? EMCA सीरीज। समझ गए? तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, और जब मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा तो मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के दमदार वीडियो आगे लाता रहूँगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।